अब क्या प्रोग्राम है? सफ्तर ने हेलीकॉप्टर के फजा में दोबारा बुलंद होते हुए पायलट सीट पर बैठे हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो इस वक्त दूर दराज खुले समंदर में मछलियां पकड़ने वाले बेड़े को चेक करके वापस फजा में उड़ रहे थे। अब यही हो सकता है कि तमाम जजीरे चेक किए जाएं। हो सकता है ये लोग कैमोफ्लाज हो गए हों ताकि हम किसी वक्त निकल सकें। अब जो जजीरा मैंने मार्क किया था वो भी खाली है। कोई लॉन्च भी अकेली अभी तक नजर नहीं आई। इस बेड़े पर मुझे शक गुजरा था तो ये भी आम मछलियों वाला है। इमरान ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। मेरे ख्याल में हमें एक्स2 से बात करके दारुल हुकूमत से निकलने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर देनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि ये लोग खुले समंदर के बजाय किसी और रास्ते से निकल जाएं। सफ्तर ने कहा, हाँ अब ऐसा ही हो सकता है। इमरान ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद उनका हेलीकॉप्टर साहिल पर मौजूद कोस्ट गार्ड्स के मेन ऑफिस में उतर गया। आओ मैं चीफ ऑफिसर से बात करके इसे तमाम जजीरों की मुकम्मल छानबीन का हुक्म दे दूं। इमरान ने कहा और फिर वो सफ्तर को हमरा लिए चीफ ऑफिसर के कमरे की तरफ बढ़ गए। चीफ ऑफिसर को जब उनकी आमद का इल्म हुआ तो वो उनकी इस्तकबाल के लिए अपने दफ्तर के दरवाजे पर आ गया। आप तो गैर मुल्की हैं। चीफ ऑफिसर ने हैरत भरे अंदाज में इमरान को देखते हुए कहा, क्योंकि इमरान अभी तक कार्टर के मेकअप में था। मैं मेकअप में हूँ। आप ऐसा करें कि फौरी तौर पर जिस कदर भी गार्ड्स आपके पास हैं इन्हें हरकत में ले लें और खुले समंदर में मौजूद तमाम जजीरे चेक कर लें। सिर्फ कार्रवाई के तौर पर नहीं बल्कि पूरी छानबीन कराएं ताकि अगर मुजरिम इन जजीरों पर छुपे हुए हों तो उनका पता चलाया जा सके। इमरान ने दफ्तर में कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यस सर, लेकिन हमने क्या चेक करना है? चीफ ऑफिसर ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान ने जवाब में डॉक्टर रशीद का हुलिया भी बता दिया और साथ ही उसने रजिया के मुतल्लिक भी बताया और ब्राउन का हुलिया खास तौर पर बताया। ओह, तो आप ब्राउन इस वारदात में मुलविस है? ठीक है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसे तलाश कर लूंगा, चीफ ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा और इमरान ने उसे एक्स2 का मखसूस नंबर बता दिया कि वो इस नंबर पर अपनी पूरी रिपोर्ट चीफ ऑफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस एक्स2 को दे दें। और वो दोनों उठ खड़े हुए। चीफ ऑफिसर ने कुछ पीने पिलाने पर इसरार किया लेकिन इमरान ने सख्ती से मना कर दिया। वो ज़हनी तौर पर उलझा हुआ था। चीफ ऑफिसर के दफ्तर से निकल और साहिल समंदर की तरफ बढ़ने लगा कि जिस तरह बिजली का झटका लगता है इस तरह इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। क्या हुआ? सफदर ने चौंक कर पूछा। ओह ओह, बड़ी हमाकत हो गई। ओह, इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे वो आगे बढ़ने के बजाय बिजली की इसी तेजी से उधर दौड़ने लगा जहां हेलीकॉप्टर उन्होंने उतारा था। क्या हुआ? सफदर ने उसके पीछे दौड़ते हुए कहा, हमाकत हो गई है, सरीहन हमाकत। जल्दी करो, जल्दी। इमरान ने उछलकर पायलट सीट पर बैठते हुए कहा और सफदर बिजली की तेजी से दोबारा सीट पर बैठ गया। इमरान ने एक झटके से हेलीकॉप्टर ऊपर उठाया और फिर तेज रफ्तारी से समंदर की तरफ दौड़ाने लगा। क्या हुआ इमरान साहब, कुछ मुझे भी तो बताइए, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे जहन में एक बात मुसलसल खटक रही थी लेकिन शऊर में न आ रही थी। अब अचानक ये बात शऊर में उभरी है। जब हमने हेलीकॉप्टर से उस बेड़े को चेक किया था तो उनकी लॉन्चों की तादाद 11 थी, लेकिन जब कोस्ट गार्ड की लॉन्चों के जरिए बेड़ा चेक हुआ तो उनकी तादाद 10 थी। 11वीं लॉन्च कहाँ गई? और अब मुझे याद आ रहा है कि वो बाकी लॉन्चों से मुख्तलिफ थी, बिल्कुल जदीद लॉन्च। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, ओह वाकई मुझे भी अब ख्याल आ रहा है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई लॉन्च नहीं थी। फिर ये लॉन्च कहाँ चली गई? सपना ने सर हिलाते हुए कहा, यही तो डॉज हुआ है। उस वक्त मेरे जहन में यह ख्याल तक न आया था। अब मैं इस लॉन्च की मखसूस साख्त को समझ गया हूँ। वो 611 टाइप लॉन्च थी। ये लॉन्च वक्ती तौर पर अब दोस्त की तरह समंदर में उतर सकती है। हम सरे समंदर पर तलाश करते रहे लेकिन उस वक्त ये लॉन्च समंदर की तह में मौजूद थी और कार्टर, ब्राउन और डॉक्टर रशीद यकीनन उसके अंदर मौजूद होंगे। इमरान ने कहा और सफदर की आंखें हैरत से फैलती चली गई। ओ हैरत अंगेज, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि आम सी लॉन्च आप दोस्त की तरह समंदर में भी उतर सकती है। सफदर ने हैरान होते हुए कहा, हाँ बज़ाहिर तो ऐसा नहीं हो सकता लेकिन 611 लॉन्च ऐसे ही है। ये इंतहाई कीमती लॉन्च है, इसलिए मुझे इसका ख्याल तक ना आया था कि ये यहाँ भी हो सकती है, लेकिन ये थी। हेलीकॉप्टर इस बार अपनी पूरी रफ्तार से उड़ा जा रहा था जिस तरह उन्होंने मछली पकड़ने वाली लॉन्चों को बेड़ों को चेक किया था। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने लॉन्चों को ना देखा तो इमरान ने सर हिला दिया। यहाँ तो एक लॉन्च भी नहीं है।
صفدر نے حیرت سے ہیلی کاپٹر کی میٹر کو دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ میٹر سے ہی اس جگہ کا تعین ہو سکتا تھا۔ وہ لازماً کافی ثانیے سرحد تک گئے ہوں گے، عمران نے کہا اور صفدر نے سر ہلا لیا۔ ہیلی کاپٹر مسلسل تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہیلی کاپٹر کا ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا۔ ہیلو کوسٹ گارڈ، کاپٹریٹر نمبر 12، اوور۔ ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے؟ اوور۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور کاپٹریٹر کو کافی ساری سرحد کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ دوسری طرف سے چیختے ہوئے پوچھا گیا۔ میرے بارے میں چیف آفیسر سے پتا کر لو۔ میرا نام علی عمران ہے اور میرا تعلق باکیشیہ سیکرٹ سروس سے ہے، اوور۔ عمران نے بڑے باوقار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، مگر آپ کافی ثانیے سرحد کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ آپ کو ہٹ کر دیں گے، اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ بہت بانا ہو گیا تھا۔ ڈونٹ وری، ہم ایک مخصوص مشن پر ہیں، اوور اینڈ آل۔ عمران نے سخت لہجے میں جواب دیا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ عمران صاحب، وہ بیڑا جا رہا ہے، یکلخت صفدر نے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، یہ لوگ اس جزیرے کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے بلندی کم کرنی پڑے گی ورنہ کافی ثانیے ریڈار ہمیں چیک کر لیں گا، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسی تیزی سے ہیلی کاپٹر کی بلندی کم کرنی شروع کر دی۔ لانچوں کا بیڑا اب واضح طور پر نظر آنے لگا تھا۔ ان کا رخ جزیرے کی طرف تھا۔ یہ واقعی تعداد میں 11 ہیں، صفدر نے چیختے ہوئے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ وہ نیلے رنگ کی لانچ ہمارا ٹارگٹ ہے، عمران نے کہا۔ لانچیں اب جزیرے سے تھوڑی ہی دور تھیں کہ عمران کا ہیلی کاپٹر تیزی سے اس بیڑے کی تقریباً اوپر پہنچ گیا۔ عمران ابھی ہاتھ بڑھا کر ہیلی کاپٹر کے نیچے نیلے رنگ کی لانچ پر متعلق کرنے والا بٹن دبانے ہی والا تھا کہ یکلخت نیلے رنگ کی لانچ سے ایک نارنجی رنگ کا شعلہ دکھائی دیا اور دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور ہیلی کاپٹر ایک لمحے کے لیے پلٹا اور دوسرے لمحے وہ کسی بھاری چٹان کی طرح یکلخت نیچے سمندر کی سطح کی طرف جھکنے لگا۔ سیٹ پش کرو، یہ پھٹنے والا ہے، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے سیٹ کے کنارے پر موجود بٹن پش کر دیا۔ دوسرے لمحے اس کی سیٹ بجلی کی تیزی سے اچھلی اور ہیلی کاپٹر کی کھڑکی سے نکل کر دور سمندر میں جا گئی۔ صفدر کی سیٹ دوسری طرف نکلی تھی اور اسی لمحے ایک خوفناک دھماکے سے ہیلی کاپٹر پھٹ گیا اور اس کے پرزے سمندر کی سطح پر پھیل گئے۔ ہیلی کاپٹر کو آگ لگ گئی تھی اور جس جگہ ہیلی کاپٹر کا ڈھانچہ گرا تھا وہاں آتش فشاں کے لاوے کی طرح آگ سمندر پر پھیل رہی تھی۔ عمران سیٹ سمیت سمندر کی تہہ میں اتر گیا اور پھر نیچے اترتے ہوئے عمران نے بیلٹ کھولی اور سیٹ سے علیحدہ ہو کر پانی کے اندر کسی مچھلی کی طرح تیرنے لگا۔ اس نے اپنا سانس روک لیا تھا اور اندر ہی اندر بجلی کی تیزی سے اس طرف کو تیر رہا تھا جدھر سمندر سختر گرا تھا، کیوں اس کی وجہ سے معلوم تھا کہ کارٹر اور براؤن اسٹین گنیں لے کر ان کی سطح پر ابھرنے کے انتظار میں ہوں گے۔ اور پھر اسے سمندر کے اندر ایک سمت تڑپتا ہوا اوپر سطح کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ صفدر بیلٹ نہ کھول پا رہا تھا۔ عمران نے رفتار بڑھا دی اور چند لمحوں بعد ہی اس نے صفدر کو لات پکڑ لی اور اس کے ساتھ ہی صفدر بیلٹ کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کی سیٹ علیحدہ ہو کر سطح کی طرف ابھرتی چلی گئی۔ عمران صفدر کو کھینچتا ہوا تیزی سے تہہ میں اترنے لگا، ساتھ ہی ساتھ اس طرف کو تیر رہا تھا جس طرف لانچیں موجود تھیں۔ اب ایک ہی صورت تھی کہ وہ ان کے نیچے سے گزر کر دوسری طرف پہنچ جائے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ سب لوگ اس طرح کی ان کے اوپر آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ صفدر کا جسم آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا۔ اس نے بھی یقیناً سانس روک رکھا تھا، لیکن عمران جانتا تھا کہ اسے سانس روکنے کی اتنی پریکٹس نہیں اتنی عمران کو ہے، اس لیے عمران سے دھکیلتا ہوا جلد از جلد لانچوں کے نیچے پہنچنا چاہتا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واقعی لانچوں کے نیچے پہنچ گئے۔ نیچے پہنچتے ہی عمران صفدر کو لیے سطح پر ابھر آیا اور صفدر نے ایک طویل سانس لی۔ اس کا چہرہ سانس روک رکھنے کی وجہ سے خاصا مسخ ہو گیا تھا۔ اس خالی جگہ پر چڑھ جا، عمران نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے سہارا دے کر صفدر کو اس نیلے رنگ کی بڑی سی لانچ کے کونے میں موجود ایک خلا میں دھکیل دیا۔ وہ اس وقت بالکل لانچ کی سائڈ پر تھے۔ یہ لانچ چونکہ سمندر کے اندر بھی خاصی گہرائی تک تھی، اس لیے یہی لانچ انہیں مار کھول سکتی تھی۔ باقی لانچیں دوسری سائڈ پر تھیں، ورنہ وہ لازماً چیک ہو جاتے۔ باقی لانچیں اس لانچ کی سیٹ میں قطار کی صورت میں تیر رہی تھیں اور اوپر موجود لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ یقیناً اس کی تلاش میں دوسری طرف متوجہ تھے۔ فائرنگ کی تیز آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، وہ شاید سمندر میں فائرنگ کر رہے تھے۔
सफदर के इस खला में पहुंचते ही इमरान भी उछल कर उस खला में दाखिल हो गया। अब उसके जिस्म पानी से सिर्फ 2 इंच ऊपर थे। यह खला लॉन्च के निचले हिस्से से हवा की निकासी के लिए बनाया गया था और इसके अंदर गहराई में हवा बाहर फेंकने वाला मखसूस पंखा तेजी से गर्दिश कर रहा था। लेकिन उन दोनों ने मजबूती से इस खला में अपने आप को फंसा लिया था। फिर इन्हें पानी में लोगों के उतरने की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन वो खामोश पड़े रहे। वो चूंकि खला की गहराई में थे, इसलिए जब तक कोई शख्स उधर आकर इन्हें खास तौर पर चकना कर लेता, वो मार ना हो सकते थे। सफदर तेज तेज सांस ले रहा था, जबकि इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में बैठा हुआ था। काफी देर तक लॉन्च वहां रुकी रही, फिर वो तेजी से हरकत में आ गई। इमरान ने खला से सरबाही निकाल कर देखा तो उसने बाकी लॉन्चों को वही समंदर में ही रुके हुए देखा। सिर्फ वही लॉन्च जजीरे की तरफ बढ़ रही थी, जिसमें सफदर और इमरान मौजूद थे, और इमरान उनका मकसद समझ गया था। बाकी लॉन्चों को वहीं उनकी तलाश में रोक दिया गया था और सिर्फ इस लॉन्च को इस जजीरे की तरफ ले जाया जा रहा था ताकि डॉक्टर रशीद और उसकी बेटी को किसी महफूज जगह भेज दिया जाए। लॉन्च जजीरे में बनी हुई मखसूस खाड़ी में पहुंच कर रुक गई। इमरान और सफदर वहीं घूमते रहे। कुछ देर बाद लॉन्च दोबारा हरकत में आने लगी तो इमरान ने सफदर को इशारा किया और इसके साथ ही वो खला से निकलकर समंदर के पानी में अंदर चढ़ता गया। सफदर ने उसकी पैरवी की और लॉन्च तेजी से उनके सरों के ऊपर से गुजरती हुई आगे बढ़ गई। समंदर की तह में सांस रोके रखने की वजह से इमरान सफदर का बाजू पकड़े तेजी से तैरता हुआ जजीरे की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि इसे यकीन था कि खाड़ी के ऊपर मसले अफराद लाजमन मौजूद होंगे। कार्टर अब मखसूस लॉन्च के निचले हिस्से में मार्गरेट के पास बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। मार्गरेट भी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी कि अचानक सीढ़ियों पर ब्राउन नजर आया। जनाब, वो हेलीकॉप्टर दोबारा आ रहा है। इंतहाई तेज रफ्तारी से वो हमारी ही तरफ आ रहा है, ब्राउन ने चीखते हुए कहा। ओह, अकेला है या लॉन्चे भी हैं? कार्टर ने उछल कर खड़े होते हुए कहा। अकेला है जनाब, ब्राउन ने जवाब दिया। फिर कोई बात नहीं, गन कहाँ है? मैं इसे हिट कर लूंगा, घबराओ मत, कार्टर ने सर हिलाते हुए कहा। अल्फा रेंज गन ऊपर मौजूद है, ब्राउन ने जवाब दिया, और फिर कार्टर ब्राउन के साथ भागता हुआ ऊपर वाले हिस्से में आ गया। मार्गरेट भी उनके पीछे ऊपर आ गई थी। काफिस्तान की सरहद वाला जजीरा अब थोड़ी दूर रह गया था, लेकिन लॉन्चों का यह काफिला रुक चुका था। शायद हेलीकॉप्टर को देखकर ब्राउन ने इन्हें रुक जाने के अहकाम दे दिए थे। वो आ रहा है, ब्राउन ने दूर आसमान पर नजर आने वाले डब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह, तुमने इसे दूरबीन से चेक किया होगा, कार्टर ने अल्फा रेंज गन हाथ में लेते हुए कहा। यस सर, ब्राउन ने कहा, और कार्टर ने सर हिला दिया। हेलीकॉप्टर की रफ्तार वाकई बेहद तेज थी। अब तुम्हारी लाश मछलियां ही खाएंगी इमरान। अच्छा हुआ तुम वापिस आ गए, कार्टर ने दांत पीसते हुए कहा, और उसने गन को कांधे से लगा लिया। हेलीकॉप्टर की बुलंदी लम्हा ब लम्हा कम होती जा रही थी, और जैसे जैसे उसकी बुलंदी कम हो रही थी, वैसे ही कार्टर के लबों पर मुस्कुराहट फैलती जा रही थी, क्योंकि इस तरह हेलीकॉप्टर खुद ब खुद अल्फा रेंज की जद में आता जा रहा था। अल्फा गन मखसूस किस्म की थी। इससे निकलने वाली रेस को इस हद तक गर्म कर देती थी कि टैंकी के अंदर मौजूद पेट्रोल को आग लग जाती थी, और इस तरह हेलीकॉप्टर फटकर तबाह हो जाता था। इस गन का ये फायदा था कि रेस खासी चौड़ाई में फैलकर आगे बढ़ती थी, इसलिए कि इसका निशाना खता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, वरना आम गन से तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर को हिट करना खासा मुश्किल हो जाता है। हेलीकॉप्टर अब खासा नजदीक आ गया था और उसकी रफ्तार भी कम हो गई थी कि अचानक कार्टर ने ट्रैकर दबा दिया। दूसरे लम्हे गन की नाल से नारंगी रंग का शोला सा निकला। ये शोला रेस के मरकज से निकला था, और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर को एक जोरदार झटका लगा और वो हवा में ही पलटा और फिर मुंह के बल सीधा समंदर में गिरने लगा। वो मारा, कार्टर ने मुसरत भरे अंदाज में कहा, और फिर इससे पहले कि हेलीकॉप्टर समंदर में गिरता, उन दोनों की साथी खिड़कियों से दो अफराद सीटों से बंधे हुए बंदूक से निकलने वाली गोली की तरफ मुखालिफ सिमतों में निकले और पलक झपटने में सीटों समेत समंदर की तह में गायब हो गए। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर खौफनाक धमाके से फट गया और इससे निकलने वाले शोले समंदर की सतह पर तैरने लगे। ये अभी बाहर आएंगे, इन पर फायर खोल दो, कार्टर ने चीख कर कहा, और पास खड़े एक आदमी से स्टेन गन छीन ली।
चंद लम्हों बाद दोनों सीटें सतह पर उभरी और हर लॉन्च से उन पर फायर खुल गया, लेकिन सीटें खाली थीं। उनके साथ बंधे हुए दोनों अफराद उनके साथ मौजूद न थे। लॉन्चें उन पर फायर करने के लिए कतार की सूरत में आ गई थीं। ये सीटों से आजाद हो गए हैं, लेकिन ज्यादा देर समंदर में नहीं रह सकते। हर शख्स होशियार रहे, कार्टर ने चीख कर कहा, और ब्राउन ने चीख कर इसके हुक्म के मुताबिक हदायत देना शुरू कर दी। कार्टर और ब्राउन समेत लॉन्चों पर मौजूद सब लोगों की नजरें सतह समंदर पर ही जमी हुई थी, लेकिन वो दोनों ही आदमी सतह पर नहीं आ रहे थे। ओह, वो सांस रोके अंदर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर फायर करो, अभी उनकी लाशें ऊपर आ जाएंगी। कार्टर ने वह मुश्किल चंद लम्हे इंतजार करने के बाद कहा, और तमाम लॉन्चों से समंदर पर बेपनाह फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन सतह समंदर पर कोई लाश ना उभर रही थी। ओह, आदमी नीचे उतारो, आखिर ये लोग गए कहाँ? कार्टर ने ये स्थानीय अंदाज में कहा। मेरे ख्याल में ज्यादा तह में किसी झाड़ियां फंस गए हैं, या फिर कोई बड़ी मछली इन्हें ले गई है, वरना बगैर ऑक्सीजन के इतनी देर कोई समंदर के अंदर नहीं रह सकता। ब्राउन ने सर हिलाते हुए कहा। मुमकिन है, जल्दी करो, बहरहाल मालूम तो होना चाहिए, कार्टर ने कहा। ब्राउन ने अपने आदमियों को समंदर में उतरने का हुक्म दिया और मछली समंदर में कूद गए। चंद लम्हों बाद वो वापस उभरे। समंदर साफ है, वहाँ कोई आदमी या लाशें मौजूद नहीं है। एक मछली ने सर बाहर निकालते हुए चीख कर कहा, ये कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है? ब्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा, ओह ब्राउन, लॉन्च को जजीरे की तरफ ले चलो। ये माफूकुस की तरह लोग कहाँ गए हैं, जल्दी करो, हम समंदर की निस्बत वहाँ ज्यादा महफूज होंगे। कार्टर ने चीखते हुए कहा। ब्राउन के हुक्म पर सिर्फ उनकी लॉन्च हरकत में आई और तेजी से जजीरे की तरफ बढ़ती चली गई। कार्टर भाग भाग कर लॉन्च के तमाम इतराफ को चेक कर रहा था, लेकिन समंदर साफ था। कार्टर का अपना जहन साए साए कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर समंदर में उतरकर ये लोग कहाँ गए और कैसे गए। बगैर ऑक्सीजन के वो कितनी देर बहरहाल जिंदा नहीं रह सकते। फिर आखिर वो कहाँ गए? उनकी लाशें तो मिलनी चाहिए, लेकिन समंदर साफ था। जजीरे पर मुसल्लह अफराद खड़े थे। ब्राउन ने पहले लॉन से उतरकर उनसे गुफ्तगू की और फिर उनकी हदायत पर निचले हिस्से से डॉक्टर रशीद और उसकी बेटी रजिया को भी निकाल कर जजीरे पर पहुंचा दिया। कार्टर और मार्गरेट भी जजीरे पर पहुंच गए। ब्राउन ने दो आदमियों को अपने साथ रोक लिया और बाकियों को वापस जाने के मुतालिक हदायत देने लगा, और फिर लॉन्च तेजी से वापस चली गई। आखिर ये दोनों अफराद कहाँ गए? कार्टर अभी तक उसी चक्कर में था। आप बेफिक्र रहें जनाब, मेरे पास गौताखोरी का मुकम्मल सामान मौजूद है, हम इन्हें तलाश कर लेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। जजीरे पर मौजूद एक लंबे तड़ंगे आदमी ने कहा। इसका तारुफ ब्राउन ने अपने काफिस्तानी साथी के तौर पर कराया था। उसका नाम गणेश था। जरूर चेक करो, इन्हें जिंदा या मुर्दा हर सूरत में मिलना चाहिए, हर सूरत में, कार्टर ने जवाब दिया। वो मिल जाएंगे, आप बेफिक्र रहें, इन्हें ढूंढना अब मेरी जिम्मेदारी है, गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो आगे बढ़कर जजीरे पर मौजूद अपने आदमियों को हदायत देने लगा, जबकि कार्टर और मार्गरेट ब्राउन के साथ चलते हुए जजीरे पर बने हुए एक बड़े कैबिन में आ गए।